वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। और आज जिस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें वो आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट में वो प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है पूरे दुनिया की सरकारों के द्वारा, जिसमें कि हम कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करें तो करने से पहले जो चेंजेस को इवैल्यूएट करने का समय जब आएगा, तो जब इवैल्यूएशन होगा तो ये काफ़ी फ्रूटफुल होता है। EIA एक बहुत ही बेहतरीन टूल है और इस टूल के ज़रिए हम अपने पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए विकास कर सकते हैं, बशर्ते कि जो इंडिया है, विदेशों में तो होता है, पर इंडिया में जो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट्स टाइप की चीज़ें हैं, इसको कंसल्टेंसीज करती हैं और उन्होंने इसका मजाक बना रखा है। एक तो कहते हैं कि कुकुर मुत्ते की तरह से कंसल्टेंसीज बन गई हैं। उसमें जो EIA करने वाले हैं लोग, उन्होंने कभी ज़िंदगी में इन्वायरमेंट नहीं पढ़ा है, तो ये प्रॉब्लम होती है। मैं हमेशा से उस प्रैक्टिस को बहुत नकारता हूँ जो अनप्रैक्टिकली अडॉप्ट की जाती हैं। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, उसका कारण है। EIA जो प्रोसीजर है, इसका सबसे महत्वपूर्ण सिग्निफिकेंस ये है कि इट इज़ डिज़ाइन टू मिनिमाइज द कोलैटरल डैमेज in case of human life, economy and environment. Now what happened here is, in case of recent study investigation of Uttarakhand, there is an NTPC and in Uttarakhand there is a project of NTPC is running for generation of electricity, which is also an important factor. But जब वहाँ पर वो डैम्स बन रहे थे, जब वहाँ पर NTPC जैसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रही है, तो जो EIA वहाँ पे हुआ होगा, मैं लिख कर दे सकता हूँ कि वो EIA केवल कागज़ पे हुआ होगा, केवल कागज़ पे वो EIA हुआ होगा। अगर वो EIA कागज़ पे ना होता, रियल में उसको किया गया होता, तो हमारे जितने लोग वहाँ पे मलबे में मर गए दब के, वो ना होते, जो प्रॉपर्टी लॉस हुई वो ना होती, जो इकोनॉमिकल लॉस हुआ वो ना होता। हम इस कोलैटरल डैमेज को मिनिमाइज कर सकते थे, पर हमारी जो है ग्रीड हमको ऐसा करने से रोकती है। और ये ग्रीड बहुत ही ख़राब चीज़ है। किसी चीज़ की ग्रीड जो है वो बहुत ख़राब है, वो आपको हमेशा ही गलत करने के लिए प्रेरित करेगी। हम चाहते हैं हम जल्दी से करोड़पति बन जाएं, ठीक है, तो जल्दी से करोड़पति बनने के लिए आपको गलत करना पड़ेगा। एलन मस्क, रतन टाटा, अंबानी या कोई भी समृद्ध पर्सन, चाहे बिल गेट्स है, ये एक दिन में नहीं बन के खड़े हो गए। इन्होंने अपने जीवन को खपा दिया अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। पहले तो हिंदुस्तान की जो एजुकेशन सिस्टम है, ज्ञान बहुत है हमारे यहाँ, नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, पर जो हमारे इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है ना, ये इतना ज़्यादा वो हो जा रहा है जिसको कहते हैं क्लर्कियल, जिसकी कोई सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं है। हमको मालूम ही नहीं है कि हमको करना क्या है बच्चों के साथ। 2 मिनट आपका समय मैं लूँगा एक्स्ट्रा, क्योंकि मैं एजुकेशन पे देख रहा था, पढ़ रहा था। सबसे शुरुआती जो गलतियाँ होती हैं वो कहाँ से होती हैं?
सबसे पहले सेमेस्टर सिस्टम आया, ठीक है, 2 साल के सिलेबस को आपने 6-6 महीने के सेमेस्टर पर बांट दिया, उसमें बच्चों का आपने टेस्ट लिया इम्प्रूवमेंट के लिए। परंतु कभी आपने इसके डीमेरिट को गौर किया? माफ़ कीजिएगा, बहुत सारे टीचर्स भी इसको देख रहे हैं, पर कभी आपने इसके डीमेरिट को गौर किया? सेमेस्टर सिस्टम में हम ओवरऑल सिलेबस को कवर नहीं करते हैं। हम हर यूनिट से 2 क्वेश्चंस उठाते हैं और वही बच्चों को टेस्ट में देते हैं, वही फाइनल एग्ज़ाम्स में देते हैं। तो हम वो 2 क्वेश्चन ही पढ़ा रहे हैं, हम उनको पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा रहे हैं। होना क्या था, सेमेस्टर सिस्टम में लोगों ने कहा कि लास्ट सेमेस्टर जो है वो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एक्सपोजर्स के लिए डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, आप इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कराओ, एक्सपोजर कराओ, तो यू शुड हैव टू एक्सटेंड दिस ईयर। जो 2 साल का है वो 2 साल 6 महीना हो सकता था, 2 साल 3 साल का कोर्स हो सकता था। आप कोर्स का ड्यूरेशन एक्सटेंड कर सकते थे। आपने उसको 2 साल के अंदर मिनिमाइज करने के चक्कर में आपने सारा गुड़ गोबर कर दिया, और लोग बहुत खुश भी हैं। बहुत सारे सेमेस्टर सिस्टम से पास आउट होकर बच्चे आते हैं, और जब उन्हीं के सेमेस्टर के टॉपिक्स को मैं पूछता हूं तो वो नहीं बता पा रहे हैं, वो नहीं बता पा रहे, क्योंकि वो पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ ही नहीं रहे हैं, पूरे के पूरे सिलेबस को नहीं पढ़ रहे हैं। बच्चे, बहुत सारे बच्चे सिविल की तैयारी करते हैं, IAS PCS की। मैं देख रहा हूँ आजकल ट्रेंड बन गया है, नेट की तैयारी, सिविल की तैयारी, दे आर सॉल्विंग ओनली ऑब्जेक्टिव्स। अरे भाई, जब ऑब्जेक्टिव की 100 ऑब्जेक्टिव की एक बुक ले लिया आपने, 200 ऑब्जेक्टिव की बुक ले लिया आपने, आप उसको सॉल्व कर रहे हो, ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने पर आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। यू शुड हैव टू गो थ्रू बुक्स। पहले आप अपने सिलेबस को देखो, फिर उस सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक्स को सेलेक्ट करो, फिर आप वो बुक्स को पढ़ो। पढ़ने के बाद से जब आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करोगे, देन यू हैव एबिलिटी टू कंप्लीट एनी एग्जामिनेशन। हम उसको पढ़ ही नहीं रहे, और ऊपर से ये आपका सेमेस्टर, उलझे हुए हैं लोग, उनको मालूम नहीं कि करना क्या है। 3 महीने में, 3 महीने 4 महीने में प्रैक्टिकली 5 यूनिट्स नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। आप नहीं पढ़ा सकते हैं, ईमानदारी से एकदम नहीं पढ़ा सकते हैं। मैं खुद कह सकता हूँ, मैं एकदम लिख कर दे सकता हूँ आपको कि आप इसको ईमानदारी से नहीं पढ़ सकते। ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट करना चाहिए, हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। अब जब बच्चा इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्टों को, हाईली प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स हैं ये, इन्वायरमेंट है, नैनो टेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, ये हाईली प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करने पर आपको अगर बेस नहीं क्लियर है तो बहुत बड़ी समस्या में आप उलझने वाले हैं। अपने लक्ष्य को डिसाइड करिए और उसके तरफ भागिए, और पूरा सिलेबस पढ़िए। जितने भी EIAs मैंने देखे हैं, जो भी EIA, मैंने खुद भी जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के एक कमेटी में मैं था, मैं उस कमेटी में था और मैं देख रहा था क्या हो रहा है, और फिर मैंने उसको रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि मैं गलत नहीं कर सकता हूँ। होता है, कुछ लोग होते हैं जो गलत नहीं करते हैं, क्योंकि मैं इन्वायरमेंट पढ़ाता हूँ ना, तो उसको मैं जीता हूँ, वो मेरे लिविंग बिहेवियर में आता है इन्वायरमेंट। और जब आपके सब्जेक्ट आपके लिविंग बिहेवियर में रहेगा ना, तो डेफिनेटली पूरी दुनिया आपको जान जाएगी, पूरी दुनिया आपको जानेगी। अब ये जो है आपका क्या नाम, जो सिस्टम है EIA मेथोडोलॉजी का, इन्वेस्टिगेशन का, इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे। और अब इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को मैं शुरू कर रहा हूँ, तो इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में कई क्लासेस आपकी इसमें रहेंगी, जिसको आप देखेंगे, सीखेंगे और पढ़ेंगे। हम इसमें टूल्स को एक्सप्लेन करेंगे, एक एक पोर्शन को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है। तो जुड़े रहिएगा, और इसको हम लोग देखते हैं आगे। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, एक परिभाषा को मैं पढ़ रहा था, चूँकि इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड इम्पैक्ट असेसमेंट ये इन्वायरमेंटल साइंस में MSc सेकेंड ईयर के सिलेबस में सेकंड पेपर है। तो उसमें मैं देख रहा था, तो मैंने किताबों को पढ़कर एक अपनी परिभाषा को डेवलप किया कि व्हाट इज़ मैनेजमेंट।
जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जब हम किसी सेक्टर में भी, किसी भी सेक्टर में मैनेजमेंट की बात करते हैं, आई नो वेरी वेल हाउ टू मैनेज, और ये मैनेजमेंट और ये MBA के प्रोसीजर्स को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो इसको मैं पढ़ाने के बाद से मेरे खुद का विचार आया, एक डेफिनेशन आया कि व्हाट इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज द कंट्रोल कमांड ओवर ऑल गिविंग पॉसिबिलिटीज। ऑल गिविंग पॉसिबिलिटीज, जितनी भी संभावनाएं हैं उन पे आपका कंट्रोल कमांड होना चाहिए। संभावनाएं पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। संभावनाएं पॉजिटिव भी हो सकती हैं, निगेटिव भी हो सकती हैं, न्यूट्रल भी हो सकती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं किया जाता है। और ये संभावनाएं ही हैं जो नए क्रियान्वयन को हम फोकस करके, एम्फेसाइज करके एक नया स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन ऑप्ट करते हैं। और यही स्ट्रक्चरल इन्वेस्टिगेशन एक सिस्टमैटिक पैटर्न में EIA के फॉर्म में हमारे सामने आया। मैं पढ़ाते पढ़ाते ना, मुझे बहुत सारी चीज़ें जो बुरी लगती हैं वो भी मैं बोल देता हूँ। मुझे, क्योंकि मैं YouTube पर जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये सच में ऐसी ही क्लास में भी पढ़ाता हूँ। हर पहलू को चर्चा करनी चाहिए। एजुकेशन मतलब होता है, शिक्षा का मतलब ही है कि जो है शिक्षार्थ आइए सेवार्थ जाइए। तो सेवार्थ तब करेंगे ना जब आप हर पहलू पे बोलना सीखेंगे, और हर पहलू पे बोलने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर दैट, कोई शॉर्टकट नहीं है। अब जब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं तो EIA एक प्रेडिक्शन है, प्रोसीजर है, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज, प्रपोज्ड एक्शन अलॉन्ग विद द डिस्कशन ऑफ पॉसिबिलिटीज अल्टरनेटिव टू द एक्शन प्लान। जो भी हम एक्शन कर रहे हैं उसमें क्या क्या संभावनाएं, अभी जैसे मैंने डिफाइन किया, क्या क्या संभावनाएं होती हैं, कैसे एक्शन प्लान्स और उनके अल्टरनेटिव्स पे हम चर्चा करते हैं, कैसे हम इन प्रणालियों को आगे ले जाते हैं और इससे सीखकर इससे में और उन्नत स्टेप्स को ऐड करते हैं। कई सारे EIA के स्टेप्स और कई सारे EIA के प्रोसीजर्स के लिए अलग अलग मोड्स दिए गए हैं, उसको भी हम लोग इलैबोरेट करते हुए आगे देखेंगे। तो अगर हम कहें इन जनरल कि EIA क्या है, तो हर व्यक्ति हमेशा ही एक EIA प्रोसीजर करता है। आपको मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप जब भी सब्जी लेने जाते हो, कभी आप सब्जी लेने जाते हैं ना, तो सब्जी मंडी में क्या करते हैं, पहले आप एक छोर से दूसरे छोर पर ट्रेवल करते हैं, तो सारे रेट्स आपको सुनने में आते हैं कि आलू फलाने रुपए किलो है, भिंडी फलाने रुपए किलो है, और लहसुन और अदरक, और ये सब सुनते हुए लास्ट तक जाते हैं। फिर जहाँ पर आपको मोस्ट रिलायबल लगता है आपके बजट के अकॉर्डिंग, तो उस अकॉर्डिंग आप परचेजिंग करते हैं। ये हम डेली करते हैं। यही EIA अब हम इन्वायरमेंट के एस्पेक्ट पे करते हैं। यही असेसमेंट है, असेसमेंट यही है। क्लास की टेस्ट असेसमेंट है, क्लास में दिए गए असाइनमेंट असेसमेंट है। अब असाइनमेंट मतलब ये नहीं है एक साल में आपको 1 से 2 असाइनमेंट कोई टीचर दे वो ठीक। अब ये क्या कि वो अपना 2 टॉपिक पढ़ाए और पूरा टॉपिक असाइनमेंट दे दे। इट इज़ नॉट गुड, दिस इज नॉट अ फेयर थिंग विच वी आर गोइंग टू डू विद द स्टूडेंट्स ऑफ MSc और एनी अदर क्लासेस। होमवर्क तो इट इज़ द वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्टिंग ऑफ टाइम आप कह सकते हैं। रिवीजन कर सकते हैं, रिवीजन के लिए बच्चों को प्रमोट कीजिए कि जो हम पढ़ाए हैं वो बच्चे घर जाएं और उसको रिवाइज करके तब आगे कोई काम करें। ये एक अच्छी हैबिट होती है। EIA पे बहुत सारे रिसर्च पेपर हैं, तो जो बच्चे इसको देख रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि थोड़ा सा रिसर्च पेपर से भी इंटरेक्ट हों। और मेरे वीडियोस में एक बच्चे ने लिखा है, सूरज प्रताप सिंह ने, कि जो है NGT एक्ट में 31 सेक्शन है और एक मैंने ब्रैकेट में लिखा है सेक्शन 38, वो अमेंडेड हो चुके हैं। अमेंडेड होने के बाद से अब वो 38 लिखे जाएंगे, तो जब भी कोई भी मेरा वीडियो देखें या जब भी इस चैनल पर आए तो मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करता हूं कि आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देखें। अगर कोई चीज़ हमको नहीं मिलेगी तो हम उसमें नोट करके ऐड कर देते हैं, नोट लगाकर ऐड कर देते हैं, क्योंकि इस वीडियो को तो दोबारा ऐड नहीं किया जाता, एडिट नहीं किया जाता है, तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अब इसको आगे इन्वेस्टिगेट करने के लिए हमको रिक्वायरमेंट की जरूरत थी। क्यों रिक्वायर हुआ ये, क्यों इसकी आवश्यकता पड़ी? पहले तो था कि भाई हमारे पास 10 पॉइंटर 12 पॉइंटर्स हैं
जिनका EIA होना अनिवार्य है, जैसे कि इसमें मैंने लिख रखा है, नोट्स इसमें है आपके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं समझा रहा हूँ, आप उसको समझिए कि इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं और उसके बाद से रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, थर्मल पावर है, न्यूक्लियर है, माइनिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ कोई तरह की हो, फार्मास्यूटिकल, एंजाइम बेस, कोई इंडस्ट्री हो, पोर्ट्स हैं, हार्बर्स हैं, कोई भी कंस्ट्रक्शन सेटलमेंट, कोई भी प्रोजेक्ट कोस्टल एरिया में, कोई भी प्रोजेक्ट इकोलॉजिकल फ्रजाइल एरिया में, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट, माने टेली कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे ये टावर्स लगते हैं आपके एयरटेल्स के और वोडाफोन्स के, तो ये जो टावर्स हैं ये रेडिएशन रिलीज़ करते हैं। तो कोई भी इस तरह का प्रोजेक्ट, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी अब होगी इस देश में, तो इसमें ये निर्धारित किया गया एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत कि उसको EIA का प्रोसीजर करना ही करना है और ये अनिवार्य है, ये अनिवार्य है, एकदम से रिस्ट्रिक्टेड। जैसे बाइक चलाने के लिए आपके लिए हेलमेट अनिवार्य है, DL अनिवार्य है, कागज उस गाड़ी का RC अनिवार्य है, इंश्योरेंस अनिवार्य है। ठीक उसी तरह आप अगर कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें में से कोई भी कैटेगरी में आ रहे हैं आप, तो सब ये कंपलसरी है। आप प्लॉट्स बना रहे हैं, आप बिल्डिंग्स बना रहे हैं, आप कभी जाएं शहरों की तरफ तो आप देखेंगे कि घर बन रहा है, उस पर ग्रीन कलर का एक पर्दा लगा है, मतलब कि उसने EIA करा रखा है। वो ग्रीन कलर इसीलिए लगाते हैं ताकि वहाँ से डस्ट जो है या स्टोन्स जो है वो शूट आउट होकर रोड पे ना आ जाए या कोई एक्सीडेंट इस तरह का अवॉइड करने के लिए। तो EIA प्रोसीजर करना हर एक्टिविटीज़ के लिए जो डेवलपमेंटल है, प्रोजेक्ट है, उसके लिए कंपलसरी है। बिना EIA के अब आप कोई भी काम नहीं कर सकते, कोई भी प्रोसीजर आप डेवलपमेंटल नहीं कर सकते हैं। और यहीं से इन्वायरमेंटल साइंस के बच्चों का रोल शुरू होता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि इन्वायरमेंटल साइंस में आपको बहुत पढ़ना है, आपको पढ़ेंगे नहीं तो आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपसे अब कोई ये नहीं पूछेगा कि ग्लोबल वार्मिंग का सोर्स क्या, आप पूछेगा हाउ टू मैनेज इट। चलो कर दिया, नाउ हैंडल इट। यू आर एनवायरमेंटलिस्ट, you are a collector of your district and now you handle this situation that there is an industrial disaster. So we should have to responsible for handling the entire collaterals and entire activities which are going to be disaster for the environment and public health and economy of the country. So what are the aims and objectives? When we investigate the aims and objectives, तो नेपा ने नेशनल एनवायरमेंटल जो है पॉलिसी 1969 US में आई और उसने जो है एक ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया कि 4 ऑब्जेक्टिव उन्होंने मेजर ऑब्जेक्टिव्स बनाए। बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं पर मेजर आई हैव सेलेक्टेड हियर। पहला है कि डिक्लेयर करना नेशनल पॉलिसीज़ को टू इनकरेज प्रोडक्टिविटी, और हमको एक तारतम्य बनाए रखना है ह्यूमन बीइंग और इन्वायरमेंट के बीच में। ये हमको नहीं भूलना है कि हम इन्वायरमेंट से हैं, इन्वायरमेंट हमसे नहीं है। इसको आप गांठ बांध लीजिए। एक पेड़ आपका 24 लाख रुपए सालाना बचाता है एवरेज ऑक्सीजन देके, एक प्लांट 24 लाख रुपए। अब अगर आपके पास 5 आदमी का परिवार है, इसको क्यों कहा गया? देखिए मैं फिर बोल रहा हूँ, नोट्स बना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए इसको कहा क्यों गया, मैन और इन्वायरमेंट में तारतम्य की बात क्यों कही गई? क्योंकि एक पेड़ है वो 24 लाख रुपए आपका सालाना बचाता है, ठीक। अब मान लीजिए कि आपके घर में 5 लोग हैं, 5 लोगों का परिवार है, ठीक है, छोटा परिवार सुखी परिवार। अब ये 5 आदमी के परिवार को अगर आपको जीवित 2023 में देखना है तो आपके पास हर व्यक्ति के लिए 24 लाख रुपए होने चाहिए फॉर ऑक्सीजन सिलेंडर। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन। सिंपल एक पेड़ की मैं बात बता रहा हूं आपको। तो इतनी सैलरी क्या आपके पास है? राउंड ऑफ कर लीजिए, 25, 50 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 25 लाख, 1 करोड़
25 लाख रुपए अगर आपकी सालाना इनकम है तो आपका 5 लोगों का परिवार जिंदा रहने के लिए केवल ऑक्सीजन पा सकता है। अब ये कितनी खतरनाक कंडीशन है इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सबके पास उतना पैसा नहीं होता है। दिल्ली में ऑक्सीजन बिक रही, दिल्ली में ऑक्सीजन बिक रही है। बहुत जगह पे मैंने लखनऊ में भी देखा है ऑक्सीजन हब बना हुआ है, ऑक्सीजन डोज दे रहे हैं। ये क्या है, ये प्रोसीजर, ये हमको ये रिलेशनशिप को संतुलित रखने के लिए हमको करना पड़ेगा, क्योंकि हम जो है नेचर से हैं। आप ग्रीन पावर प्रोजेक्ट लगाइए, आप डेवलपमेंट में बांध बनाइए, आप न्यूक्लियर पावर प्लांट लगाइए, आप इलेक्ट्रिक कार लाइए, आप फलाना ढमका ब्ला 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 जो मन करे आप करिए, परंतु एक चीज़ ध्यान रखिए कि आप नेचर से हैं। आप कोई भी दुकान या कोई भी मैनेजमेंट या आप कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी विकास, आप आईएएस, डीएम, कलेक्टर कुछ भी बन सकते हैं, पर बनेंगे, जीवित रहेंगे तब ना बनेंगे। और ये तब होगा ना, आप शॉपिंग मॉल आपका तब चलेगा ना। अभी एक कोरोना वायरस आया था, सारा शॉपिंग मॉल में ताला लगा हुआ था। मैं एकदम बेसिक एग्जांपल देता हूं जो लाइव में देखता हूं, और ये तरीका सही लगता है मुझे पढ़ाने का। रोजमर्रा के जीवन में देखिए, एक कोरोना आया, सारे शॉपिंग मॉल में ताला लग गया। एक तारतम्य में बिगड़ना, एक तार का टूटना सुर को बदल देता है। सेकंड पॉइंट उन्होंने बताया कि प्रमोट द एक्टिविटी इन सच एफर्ट विच इज हेल्पफुल फॉर प्रिवेंटिंग द डैमेज ऑफ एनवायरमेंट एंड बायोस्फीयर, स्टिमुलेटिंग हेल्थ एंड वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ये मैन मतलब ह्यूमन बीइंग ही है। हमारी कोई भी एक्टिविटी, कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो डैमेज करे इन्वायरमेंट को। ये चीज़ इन्वायरमेंट के फंडामेंटल जो हमारी ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत, उसके अंतर्गत भी आता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखवाया कि जो है हमको हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है कि हम अपने पर्यावरण के साथ सौहार्दपूर्वक रहें। जो राइट फंडामेंटली हमको है वही राइट एक चीते को है, एक जो है हाथी को है, एक शेर को है। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, हमारी फंडामेंटल जो है हमको मौलिक अधिकार है। अगर वी हैव फ्री टू स्पीच का अधिकार आपको है, तो फ्री टू स्पीच का मतलब क्या है कि आप माइक लेके किसी को गाली दे देंगे? फ्री टू स्पीच का मतलब ये थोड़ी ना है कि आप माइक लेके किसी को गाली देंगे। उसी तरह फंडामेंटल राइट का मतलब ये थोड़ी ना कि आपका फंडामेंटल राइट है कि आप रहें तो आप पूरा काट डालिए जंगल ही। तो इसको समझना होगा हमको, तो इसीलिए ये चीज़ें क्लॉजेस में जोड़े गए। तीसरा, हमको इकोलॉजिकल सिस्टम और रिसोर्सेज को समझना। इकोलॉजिकल सिस्टम, जिसको इकोसिस्टम जिसको हम कहते हैं, पूरा इकोलॉजी, जिसकी वीडियोस अभी लोड हुई है सब, तो ये इकोलॉजी का पैटर्न को हमको समझना है, क्योंकि हमारी मूलभूत डिपेंडेंसी तो फूड पे है। आप कमा रहे हो किस लिए? आप पढ़ रहे हो किस लिए? आप चोरी भी कर रहे हो पैसे की, किस लिए कर रहे हो? खाने के लिए कर रहे हो ना। फूड है फंडामेंटल, हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर के लिए, वो फूड है। और रिसोर्सेज को कंजर्व करने के तो बात सबसे प्रायोरिटी पर आती है। अभी देखिए पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ेंगे। क्रूड ऑयल के दाम गिरेंगे, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम गिरेंगे। ओपेक नियंत्रण करती है, किसी देश की सरकार का उस पर नियंत्रण नहीं है, ओपेक का है, ओपेक करती है। ओपेक के बारे में आप पढ़ेंगे गूगल पे, पूरा ऑयल पे नियंत्रण उनका है। फिर इसके बाद से रिसोर्सेज में आता है, तो रिसोर्स को यहाँ पे क्यों रखा गया, नेचुरल रिसोर्स को क्यों रखा गया? यहाँ पे ये विचार करने की बात है कि 20% जो हमारे पास डेवलप्ड कंट्री है, ये 80% नेचुरल रिसोर्स का दोहन कर रही हैं, और 80% डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्री जो है वो बचे हुए 20% रिसोर्स पे निर्भर है। तो ये रिसोर्स का अनइक्विलिब्रियम डिस्ट्रीब्यूशन भी जो है वो कॉन्सिक्वेंस क्रिएट करता है। ये हर्डल है डेवलपमेंट में, हर्डल है डेवलपमेंट में। फिर इसके बाद से उन्होंने सजेस्ट किया नेपा ने कि जो है वी शुड हैव काउंसिल फॉर एनवायरमेंटल क्वालिटीज असेसमेंट। हमारे पास एक काउंसिल होना चाहिए, हर कंट्रीज़ में ये काउंसिल्स की गठन होना चाहिए जो इन क्वालिटी और मेजर्स को देखे, इन्वेस्टिगेट करे।
होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये थोड़ा सा मैंने नेपा और उसको यहाँ पर रखा है कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के कारण से, क्योंकि कुछ बच्चों बता रहे हैं कि जो है कोई एग्ज़ाम होने वाला है राजस्थान में, तो जिसमें इन्वायरमेंट के बच्चे ही अप्लाई कर रहे हैं, तो उनमें ये आएगा। तो इसके लिए जो है पॉलिसी मैटर को थोड़ा सा समझना होगा, कुछ क्वेश्चंस यहाँ से भी उठ सकते हैं। 1969 में ये यूनाइटेड स्टेट द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया एज एन इन्वायरमेंटल लॉ के अंतर्गत। उसके बाद से इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी जब आपका इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 इंडिया में आया, इम्प्लीमेंट हो गया, तो उसमें हमने 1994 में पहली बार जो है आपका EIA को इंट्रोड्यूस कर दिया इंडिया में, और ये एक इन्वायरमेंटल क्लियरिंग जो है वो मैंडेटरी प्रोजेक्ट बन गया। बस इतना ही इसमें है जो आपके काम भर का है। ये आप ऊपर नोट लिख दीजिए और अपने लिए सेव कर लीजिएगा। अब आइए प्रिंसिपल ऑफ EIA, सिद्धांत क्या है, क्या एडवाइजरी, क्या गाइडलाइंस, क्योंकि हम अभी फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। अभी हमको इन्वायरमेंटल ऑडिट पढ़ना है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ना है, और नोटिफिकेशन पे चर्चाएं होंगी। ठीक है, जो 2020 नोटिफिकेशन है इसको मैं कंपैरेटिवली डिस्कस करूंगा विथ 1994, तो आप उसको देखेंगे। तो प्रिंसिपल, हमारा सिद्धांत क्या है EIA का? सबसे पहला टर्म आता है कि जो भी हम काम करें वो इको फ्रेंडली होना चाहिए, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, और इफिशिएंट होना चाहिए। इको फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और इफिशिएंट होगा, तभी हम कोई भी प्रोडक्ट को कहेंगे कि ये जो है एक ग्रीन प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ, ये एक मटेरियल बैलेंस है, ये पॉजिटिव फीडबैक है फॉर द एनवायरनमेंट। और चूँकि पहले जो आपका इन्वायरमेंटल डेवलपमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि देयर आर मल्टीपल कंपनीज आर इन्वॉल्व हियर, और उनको चाहिए कि भाई नॉर्म्स के अंतर्गत सारे पैरामीटर्स आ जाए। तो जो कंसल्टेंसी नॉर्म्स के अंतर्गत उनको पैरामीटर कंप्यूटर पर सेट करके दे देगी, उसको वो मान लेंगे। और जहां उन्होंने ये माना, जहां कागज पे EIA हुए हैं, जहां हुए हैं, वहां का एग्जाम्पल आप उठा के देखिए, आपको डिजास्टर ही देखने को मिलेगा। चाहे भी गैस लीक हो, चाहे किसी इंडस्ट्री का बॉयलर फटना हो, चाहे किसी जो है प्लांट का फेलियर हो, चाहे उत्तराखंड की त्रासदी हो, सीधा क्लियर कट आपको उदाहरण देखने को मिलेगा। EIA का फेल्योर दिल्ली वाले देख रहे हैं। दिल्ली गुड़गांव धुंध में पटा हुआ है, धुंध में पटा है। अब EIA प्रोसेस को 2 स्टेप में बांटा गया, पार्टिसिपेशन बेस्ड और स्टेज बेस। तो आइए इस प्रोसेस को पहले पार्टिसिपेशन के बेस पे समझें। मान लीजिए कि आप खुद में एक इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो द पर्सन हु प्रपोज द प्रोजेक्ट इज नोन एज प्रोपोनेंट। मतलब फिर आप होंगे प्रोपोनेंट, आपको एक नाम दे दिया जाएगा प्रोपोनेंट। वैसे हम लोग को बहुत सारे नाम्स मिलते रहते हैं, पूरे जीवन में नाम मिलेंगे। अब देखिए, आप अगर जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताएं, जिसको कहते हैं कि सामाजिक उदाहरण, तो जब इंसान पैदा होता है, मान लो कोई लड़का या लड़की, कोई बच्चा पैदा हुआ, तो उसका पहला नाम होता है बेबी। ठीक है, बेबी हुआ है, फिर उसके बाद आगे लिखते हैं ब्रैकेट में बॉय और गर्ल। जब कोई इंसान मरता है तो ये नहीं कहा जाएगा कि फलाने मर गए, फलाने हैं, कहा जाएगा बॉडी। फिर उसका नाम की जगह पे टर्म आएगा बॉडी। दोनों ही बी से है, और इस बी से इस बी तक, माने बेबी से बॉडी तक, हम लोग केवल एक चीज हर साल बनाते हैं, वो है बर्थडे। मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि बर्थडे बनाना गलत, बस मैं एक बात कह रहा था। तो बहुत ही गंभीर बात पे बोल गया कि बी से बॉडी एंड बी से बेबी,
खैर ये तो जीवन का चक्र है, चलता है। तो आपको एक नया नाम मिलता है, आप हो जाते हैं प्रोपोनेंट। इन केस इन टर्म दिस टर्म इज यूज फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कई चीज़ें आती हैं, जैसे एक आता है परसेप्शन और एटीट्यूड। परसेप्शन और एटीट्यूड ये दो पॉइंट है जिसको मैंने एमबीए की क्लास में एक बार डिफाइन किया था, मैं पढ़ा रहा था, तो उसमें एक मैंने एग्जाम्पल लिया था। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने शोले फिल्म देखी है। तो शोले में अमिताभ बच्चन जी जो है धर्मेंद्र जी से कहते हैं कि जेल में सुरंग खुदेगी। इन लोगों की बात को वो एक नाऊ होता है, एक्टिंग कर रहा होता है, जिसका नाम हरि राम होता है, वो सुनता है और सीधे जेलर को बताता है। उसने सुना, गौर कीजिएगा, मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूँ, सुना और उसने जेलर को बताया। जैसे ही जेलर को उसने बताया कि जेल में सुरंग खुदेगी, जेलर ने परसीव कर लिया। अब उसने सारे जो कैदी हैं उनको कॉर्डन ऑफ किया, मैंने एक लाइन में खड़ा किया और चेक करना शुरू किया। तब तक देखता है कि एक टोकरी रखी है। अब वो परसेप्शन जो उसने बनाया था वो एटीट्यूड में कन्वर्ट हुआ कि नाउ देयर इज अ टूल विच इज गोइंग टू बी यूज्ड टू डिग द जेल। अब उस जेल में सुरंग बनाने के लिए जो आपका टनल है, देयर इज एन इंस्ट्रूमेंट। अब वो बिना सोचे समझे सीधे जाता है, टोकरी को हटाता है और हाथ पे उसके वो रॉड को उठा के पकड़ लेता है। यही होता है परसेप्शन और एटीट्यूड, यही है परसेप्शन एटीट्यूड। और ये चीज़ प्रोपोनेंट के लिए खतरनाक भी हो सकती है कि एक रॉन्ग परसेप्शन क्रिएट अ रॉन्ग एटीट्यूड। रॉन्ग परसेप्शंस क्रिएट अ रॉन्ग एटीट्यूड। अक्सर हो जाता है हमारे जीवन में कि कोई भी किसी व्यक्ति के बारे में हम बिना सोचे समझे कोई स्टेटमेंट बना लिए, ठीक है, और नाउ अब उसको देखकर वही परसेप्शन हमारे एटीट्यूड में कन्वर्ट होता है। और परसेप्शन जो बनता है वो ऑडिबल और विजिबल दोनों होता है, ऑडिबल एंड विजिबल बोथ। क्योंकि ये होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग का जो न्यूरोमोटर ऑर्गन है, जो हमारे शरीर का, जो हमारे ईयर्स और आइज़ हैं, इनकी कनेक्टिविटी ऐसी है कि सिग्नल भी दो प्रकार के बनाए गए, ऑडिबल एंड विजिबल। इन्हीं के आधार पर सिग्नल भी दो प्रकार के बनाए गए। आप कहीं भी देखो, रेलवे में या कहीं भी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिग्नल, आइदर ऑडिबल और विजिबल, ठीक है। अब ये प्रोपोनेंट के लिए बड़ी खतरनाक चीज भी होती है। हम एक एक पॉइंट को यहां पे ब्रीफ भी कर रहे हैं, क्योंकि एक गलत डिसीजन एक गलत स्ट्रक्चर को जन्म दे देगा। अब आप चूंकि प्रोपोनेंट हैं और आपको एक इंडस्ट्री लगानी है, तो आपके 5 दोस्त होंगे, 6 दोस्त होंगे, 10 दोस्त होंगे, 15 दोस्त होंगे, जो भी एक ग्रुप ऑफ पीपल होगा। तो ग्रुप ऑफ पीपल जो है वो आपको हेल्प करेगा। उस पीपल को जो आपको हेल्प करेगा फॉर योर डिसीजन मेकिंग, तो उसको हम डिसीजन मेकर कहते हैं। हर ईआईए में ये इंपॉर्टेंट यही प्रोसीजर होता है, चाहे आप कोई भी ईआईए कर लो, रेल, रोड, ट्रक, इंडस्ट्री, हाईवे, ट्रांसपोर्ट, कोई भी ईआईए। मैं एक एक ईआईए को बताऊंगा यहाँ पे, परेशान मत होइए। बेस को समझिए, उसकी जड़ को समझिए, उसके न्यू को देखिए कहाँ से बन रहा है, क्योंकि यही सब चीज़ें आगे ईआईए में इलैबोरेट होने वाली हैं। फिर डिसीजन मेकर के बाद से जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो आएगा रिव्यूवर्स का। रिव्यूवर्स उन डिसीजन मेकर के, जो डिसीजन मेकर ने कहा कि भाई हम जो है, प्रोपोनेंट ने हमें बताया है कि एक प्रोजेक्ट बनेगा और हमारा डिसीजन ये है कि लागत औगत सब इतनी आएगी और एक प्रोजेक्ट ये डिज़ाइन किया जाए इस इलाके में। जो रिव्यूवर्स होंगे वो क्रस्ट एंड ट्रफ को देखेंगे, उस प्रोजेक्ट के वो क्रस्ट एंड ट्रफ को देखेंगे और कांटेक्ट करेंगे लीगल एडवाइज़र को। लीगल एडवाइज़र के पास जब वो लोग पहुंचेंगे तो लीगल एडवाइज़र क्या देगा? वो आपको इन्वायरमेंटल लॉ में सजेशन देगा, वो आपको वहाँ के खसरा खतौनी, ज़मीन एक्वायर करना, ज़मीन की प्रॉपर्टी डीलिंग्स और इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देना, कानूनी दांव पेच आपको बताएगा। वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। फिर कंसल्टेंसीज का रोल आता है। कंसल्टेंसी प्रिडिक्ट करती हैं।
कंसल्टेंसी से आपका जो है लीगल एडवाइज़र कांटेक्ट करता है, और ये कंसल्टेंसी जो मैंने लिखा है, यह कंसल्टेंसी इन्वायरमेंट की कंसल्टेंसी होती है, और कोई कंसल्टेंसी होती नहीं है, इन्वायरमेंट की कंसल्टेंसी होती है। उनसे वो कांटेक्ट करते हैं और उनसे वो डिस्कस करते हैं कि सर जो हमारा ये प्रोजेक्ट है उसका आप इवैल्यूएशन कीजिए। तो वो एयर, वाटर, सॉयल, नॉइज़ और ग्राउंड वाटर और जो है उनके सारे पैरामीटर्स जो हैं उसका वो एनालिसिस करता है, एनालिसिस करके इनको समझाता है, वो उसकी जिम्मेदारी होती है। एनालिसिस जो होगा यहाँ पर वो प्रोजेक्ट लगने से पहले होगा, एक एनालिसिस। दूसरा एनालिसिस प्रोजेक्ट रन कर रहा होगा तब होगा, और तीसरा एनालिसिस प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद होगा, या उसको प्रिडिक्ट करते हुए कि आगे के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को इन्वेस्टिगेट करते हुए होगा। और ये एनालिसिस की जो कंसल्टेंसी रिपोर्ट सबमिट करेगा उसको ऑडिट कहते हैं। अब समझ आया, एनवायरमेंटल ऑडिट। अभी हम EIA पढ़ रहे हैं फिलहाल, ये कंसल्टेंट ऑडिट में मैं आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद से जनरल पब्लिक का रोल आता है। जनरल पब्लिक जो होती है वो साधारण पब्लिक, जिससे कि कंसल्टेंसीज भी उस इलाके के कम्युनिकेट करती हैं, और कम्युनिकेट करने के बाद से जो है पब्लिक से डिस्कस करती हैं कि भाई आपका सोशल, इकोनॉमिकल कैसा कल्चरल मॉडिफिकेशन होगा, है उस कल्चरल मॉडिफिकेशन और उस चेंजेस को देखती हैं। अब जैसे मान लीजिए कि आप किसी गांव इलाके में टूरिज़्म को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है, तो कई चीज़ों को आपको ध्यान में रख के टूरिज़्म करना होगा। आपको वहाँ के कल्चरल हेरिटेज को देखना होगा। कल्चरल हेरिटेज जो होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कल्चरल हेरिटेज उस गांव के लोगों की मानसिकता को दर्शाते, रिप्रेजेंट करते हुए होता है, क्योंकि टूरिज़्म में जो सैलानी बाहर से आएंगे उनसे पहला सामना उन्हीं गांव के लोगों का होगा, तो वो कैसा उनको बिहेव करते हैं, कैसा इंटरेक्ट करते हैं, और ये चीज़ उनके पहनावे से लेकर उनके खान पान तक पे मायने रखती है। मान लीजिए पूरा गांव शाकाहारी है और आपने प्रोजेक्ट लगाया, कोई आ गया विदेश से और वो मांसाहारी है, हाउ इट कैन सर्वाइव? ना वो व्यक्ति सर्वाइव, टूरिज्म आपका सक्सेस होगा, और ना गांव के लोग उसको बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारे पहलुओं को बड़े बारीकी से कल्चरल एस्पेक्ट्स में देखना चाहिए। कल्चरल एस्पेक्ट्स में अभी मैं जब एग्जाम्पल एक EIA का आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको बताऊंगा कि कैसे होता है ये सारी चीज़ें। तो सोशल इकोनॉमिकल, अब उसमें इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है गांव वालों की। कोई प्रोजेक्ट लगता है, ठीक है, गांव का विकास होता है, डेफिनेटली एक हाईवे जाता है, गांव का विकास होता है। सड़क के किनारे ढाबे खुलने शुरू होते हैं, सड़क के किनारे जो है दुकानें लगनी शुरू होती हैं, रेस्टोरेंट्स बनने शुरू होते हैं, उसमें लोगों को रोज़गार मिलने शुरू होते हैं। देखिए, जॉब का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही जॉब होती है। कोई भी गवर्नमेंट जॉब वाला व्यक्ति एक अगर लेमोजीन खरीद ले इंडिया में, नहीं खरीद पाएगा, नहीं पॉसिबल है। एक मर्सिडीज़ खरीद ले इंडिया में, नहीं पॉसिबल है। अगर वो एक नंबर का पैसा है ना, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर वो मर्सिडीज़ खरीदा तो इनकम टैक्स वाले उसको जेल में डाल देंगे 100%। और आप किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री के अधिकारियों को बताइए, वो मर्सिडीज़ से नीचे चलते नहीं है। मैं गुड़गांव गया था, एक कंसल्टेंसी थी, उसको मुझे सलाह देनी थी, और आप ताजुब मानेंगे, वहाँ के जितने, बगल में एक बिल्डिंग थी DLF की, किसकी थी, वहाँ पे जो कर्मचारी थे ऑडी और BMW और मर्सिडीज़, ये नॉर्मल गाड़ियाँ वहाँ की। वो क्या गवर्नमेंट में प्राइमरी टीचर हैं? नहीं है। वो कहीं के प्रोफेसर नहीं है। दे आर अर्निंग लैक्स एंड लैक्स इन मंथ। वो तो हम लोगों के सपने में भी नहीं है कि इतना लाख का फिगर जो है पहुंचेगा। तो ये सारी फैक्टर्स जो है ये मायने रखते हैं। इकोनॉमिकल ग्रोथ मायने रखेगा। शॉपिंग मॉल्स बनने शुरू होंगे, फिर उसके बाद से कंस्ट्रक्शन शुरू होंगे, फिर प्लॉटिंग शुरू होगी, तो इससे उस जगह का विकास होगा। पर EIA में यही चीज़ ध्यान रखना है, विकास होना ठीक है, परंतु पर्यावरण के ग्राउंड पे डेवलपमेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है, बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सीक्वेंस है। मैं ताजुब करता हूँ कि कैसे हमारे यहाँ के पर्यावरण मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार के और जो है केंद्र सरकार के, कि एकदम मैंने जैसे मैं नोटिफिकेशन 2020 से एग्री नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल नहीं एग्री कर रहा हूँ। आप फ्री हैंड दे रहे हो यार,
एज एन टीचर मैं बोल रहा हूँ, आप फ्री हैंड दे रहे हो इंडस्ट्री को। इंडस्ट्री को फ्री हैंड देने का मतलब जानते हैं आप, अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक पैटर्न है। अब इस पैटर्न पर हर EIA होता है, हर इंडस्ट्री लगती है, सारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट किया जाता है। यह जो आप देख रहे हैं एरो ऊपर से नीचे जाते समय, ये नीचे से ऊपर भी जाता है, ये नीचे से ऊपर भी जाता है। इसको हम अभी नेक्स्ट उसमें देखेंगे स्टेजेस। अब प्रोपोनेंट ने बताया, कंसल्टेंसी तक मैटर पहुंचा और अब स्टेज की बात आ गई। अब स्टेजेस शुरू हुआ। स्टेज बेस EIA। स्टेज बेस EIA में बहुत सारे अलग अलग लोगों का अपना अपना है कि अपने पॉइंट्स है, अपने क्लासिफिकेशन है, पर जो मैं बता रहा हूँ, मेरा जो पॉइंट्स है, जो मैं बुक्स को पढ़ा हूँ, जो कॉन्क्रीट है, वो यहाँ पर है। पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। यू शुड हैव टू आइडेंटिफाई अ पर्टिकुलर एरिया at a definite longitude, latitude, that where you are going to install your project or run your project. It means site selection, scoping and defining the area. तीन मुख्य चीज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ऐसे इन्वायरमेंट से जहाँ पर हम कभी गए ही नहीं। सीधे हमने प्रोजेक्ट लगाना है, वहाँ पे सीधे हमें प्रोजेक्ट लगाना है। और यह प्रोजेक्ट डेवलपमेंटल, ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट कहीं डिजास्टर्स प्रोजेक्ट ना बन जाए, इसको ध्यान में रखना पड़ता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो भी कंसल्टेंसी करती है, वो उसको ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसको ईमानदार होना ही पड़ेगा, और नहीं होंगे तो उत्तराखंड जैसी त्रासदी, वेगैस गैस लीक जैसे डिज़ास्टर्स, कहीं बॉयलर फटना, कहीं इंडस्ट्री से अमोनिया रिलीज़ होना, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, हमारे लिए कॉमन हो जा रही हैं। क्लाइमेट की मार तो हम झेल ही रहे हैं। फिर आइए नेक्स्ट स्टेज है प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन में क्या करते हैं? प्रेडिक्शन में हम प्रिडिक्ट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को प्रिडिक्ट करते हैं कि भाई एक समझ लीजिए, आप सक्सेशन को देखेंगे यहाँ कि एक एकदम बेयर एरिया या फ्रेश एरिया है, उस एरिया में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, तो लगाने से पहले आप ग्राउंड वाटर, एयर, सॉयल, नॉइज सबकी सैम्पलिंग करें, सारा डेटा आपने ले लिया। फिर उसके बाद से इन डेटाज में हमारे इंडस्ट्री के द्वारा क्या चेंज आ जाएगा, इसका प्रेडिक्शन यहाँ होता है। इसका प्रेडिक्शन यहाँ पर होता है। इसके लिए टूल्स लगते हैं, इकोलॉजिकल EIA टूल्स लगते हैं, वो टूल्स इसको प्रेडिक्ट करते हैं। इसके बाद इन्हीं डेटा के आधार पर इवैल्यूएशन किया जाता है कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो पॉजिटिव फीडबैक देगा, निगेटिव फीडबैक देगा, न्यूट्रल फीडबैक देगा। अब राजस्थान जैसी जगह पे कोई कोको कोला इंडस्ट्री लगाने की बात करे तो मैं तो उसको सुपर इंटेलिजेंट कह दूंगा। इंटेलिजेंट समझ ही रहे होंगे आप। तो अब जैसे बहुत ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन है, बहुत ज़्यादा, अभी यहाँ पे सुल्तानपुर के पास एक जगह है जहाँ मैं रहता हूँ, धम्मार साइड में, वहाँ पे कई एकड़ जो है बढ़िया धान की फसल होती है। वहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाने का प्रस्ताव दे दिया गया। ओ भाई, वो मेडिकल कॉलेज उस धान के खेत की अपेक्षा अनाज ला के देगा क्या? हर दो घर के बीच में एक मेडिकल कॉलेज खोल दो। मेडिकल कॉलेज वहां पे बन रहा है, जमीन अलॉट हो रही है। ये इसीलिए मैं कह रहा था कि जो हमारे पर्यावरण मंत्री जी हैं राज्य और केंद्र के, इनको इसकी कोई माने ABCD नहीं आती। नहीं तो ऐसा वो काम वो ना करें कभी भी, ऐसा वो काम कभी ना करें। ये तो सिंपल सी समझने वाली बात है भाई। आपके पास खेत है 10 एकड़, ठीक है, उस पर धान उग रहा है, उस पर आप गेहूं उगा रहे हैं, ठीक। अब उस पर आप घर बना के प्लॉटिंग करके बेच देंगे तो आप वो धान 10 एकड़ का कहाँ से लाएंगे, 10 एकड़ का गेहूं कहाँ से लाएंगे? तो ये खाद्यान्न पे आपके स्ट्रेस पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जनसंख्या को खिलाने के लिए आपके पास बचेगा ही नहीं कुछ।
इस तरह तो इसीलिए इवैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। पब्लिक से कम्युनिकेट करना चाहिए, प्रोपोनेंट को भी, लीगल एडवाइजर्स को भी, कंसल्टेंसीज भी करती हैं, डिसीजन मेकर्स भी करते हैं, करना चाहिए इनको। कम्युनिकेशन अगर नहीं होगा, जिस भी प्रोजेक्ट में कम्युनिकेशन नहीं होगा, वहाँ पे केवल और केवल बेवकूफ़ाना भरी बातें कह के और काम को आगे बढ़ाया जाएगा। हकीकत है, ये ग्राउंड रियलिटी है। इंडिया में जो EIA प्रोसीजर्स हो रहे हैं, माफ़ करिएगा पर बहुत वर्स्ट कंडीशन है। मैं जिस प्रोजेक्ट में था MoEFCC के, मैंने उसको ड्रॉप आउट कर दिया। क्यों किया? क्योंकि उसमें ईंट के भट्टे लगने थे, करीबन 750 ईंट के भट्टे सुल्तानपुर में का प्रोजेक्ट था वो। उसमें कंसल्टेंसीज ने बताया कि हम टॉप सॉइल को रिमूव करके किनारे रख देंगे, ईंट का भट्टा लगाने के बाद से जब वो भट्टे काम हो जाए टॉप सॉइल को वापस रख देंगे। मैंने कहा ये घलुआ समझे हो क्या कि इस सूट को निकाल कर बक्से में रख दिया, धोबी क्या से आया दूसरा सूट पहन लिया। ये ऐसे काम नहीं करता है। उनकी रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, उसमें लिखा था उन्होंने कि बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अरे क्या बात कर रहे हो यार। तो अगर ये प्रॉपरली नहीं होगा तो हमको ये मान के चलना है कि वी शुड हैव टू प्रिपेयर फॉर मोर एंड मोर चेर्नोबिल एंड फ्यूजियामा एंड विगैस एंड उत्तराखंड डिजास्टर्स। वी हैव टू प्रिपेयर। हमको मान के चलना पड़ेगा कि हम जिस घर के नीचे बैठे, जिस बिस्तरे पे सोएं, रात में हेलमेट लगा के सोएं, कभी भी गिर सकते हैं सर पे से। तो आइडेंटिफिकेशन में हमने जो देखना है वो क्या है, एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल सिस्टम को देखना है कि वहाँ पे कैसा इन्वायरमेंट है और जो प्रोजेक्ट है वो उसका क्या क्या कंपोनेंट डिटरमाइन होगा वहाँ पे। फिर हमको डिफाइन करना है कि इन्वायरमेंट को कि कैसे प्रोजेक्ट के बाद वो मॉडिफाई होगा तो क्या चेंजेस देखने को हमको वहाँ पर होने हैं। फिर इसके बाद प्रिडिक्शन में स्टैंडर्ड्स को प्रिडिक्ट करने का, एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड, रेडियो एक्टिव और ये नॉइज़ और सॉयल और ग्राउंड वाटर लेवल, इन सारी चीज़ों को देखना है। मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज को देखना है, स्पेशल डायमेंशन को इन्वेस्टिगेट करना है और टोपोलॉजिकल अध्ययन करना पड़ेगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ चेंज एस्टिमेटेड ऑकर जो होगा, पॉजिटिव और निगेटिव बोथ को हमको देख के चलना पड़ेगा। कि मान लीजिए किसी गांव में हम थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा रहे हैं, उस तरह के केस में डिजास्टर होता है तो हाउ कैन वी कोप इट, हाउ कैन वी रिम्बर्स इट, हाउ कैन वी हैंडल इट और मैनेज इट, सच टाइप ऑफ सिचुएशन। अगर कोई डिजास्टर होता है तो क्या लायबिलिटी एक्ट्स हमारे बनेंगे और किस कानून के अंतर्गत हम फंसेंगे और कैसे इस तरह को चीज़ों को रोका जा सकता है। तो ये सारी चीज़ों को हम प्रेडिक्ट इसमें करते हैं। इवैल्यूएशन जो होता है वो इवैल्यूएशन 3 पॉइंट होता है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, इको फ्रेंडली और इफिशिएंट। और यही प्रिंसिपल भी है EIA का। अगर आपसे कहीं कोई पूछता है व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ EIA, ये 3 पॉइंट है EIA प्रिंसिपल, बस और कुछ भी नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में जो है हमको देखना है कि वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, उसका CBA अच्छा हो रिपोर्ट। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स पे हमको एम्फेसिस करना पड़ेगा, इको मार्क वाले प्रोडक्ट को एम्फेसिस करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा उन प्रोडक्ट्स को जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है। फिर हमको ये भी देखना होगा कि प्रोजेक्ट एफिशिएंट है कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि 9 की लकड़ी 90 खर्चा। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी ड्यूरिंग इवैल्यूएशन। कम्युनिकेशन जो होता है वो ड्राफ्टिंग के दौरान कमेंट्स और जस्टिफिकेशन और डिसीजंस पे चर्चाएं होती हैं। इसमें जनरल पब्लिक, वहाँ की लोकल अथॉरिटीज़, वहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ के इन्वॉल्व होने चाहिए। अब जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान है, स्वच्छ भारत अभियान या आपका जो है मॉडर्न विलेज और टाउन बन रहे हैं, तो अगर इसका प्रॉपर ये नहीं होगा ना तो ये टाउन क्या बनेंगे, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन बन जाएगी। अभी जो स्वच्छ भारत अभियान में जो टॉयलेट्स बन रहे हैं, टॉयलेट में जो डिग कर रहे हैं, गड्ढा कर रहे हैं, वो कितना गहरा होना चाहिए और वो जो दीवारें हैं उसकी कैसे क्या होना चाहिए। बालू और सीमेंट से जुड़ रही हैं, उसमें मोरंग पड़ ही नहीं रहा है। जो वो सीट दे रहे हैं वो भी छोटी दे रहे हैं, बेबी सिटर टाइप्स, बेबी सिटिंग के लिए दे रहे हैं। तो जब तक हम मिनिमम का टेंडर निकालेंगे यही सब होगा।
मिनिमम का टेंडर। और दिक्कत क्या है, सरकार के साथ ये प्रॉब्लम हो क्यों रही, क्यों मिनिमम का टेंडर हम निकालते हैं? क्योंकि हमारे देश में टैक्स पेयर बहुत कम है, अभी भी बहुत कम है। और ये हकीकत है, कोई भी कंट्री टैक्स पे चलती है, जान लो, आप इसको अच्छे से जान लीजिए। कोई भी कंट्री टैक्स पे चलती है, उसका जो रेवेन्यू होता है उस पर वो वर्क करती है। तो कम्युनिकेशन बाई डायरेक्शनल होना चाहिए। एक ये छोटा सा जो है स्टेजेस के बारे में है, कंप्यूटर के फॉर्मेट में बनता है, ये फ्लो चार्ट कहलाता है कंप्यूटर का। तो उस तरह मैंने इसको एक देखा तो मैंने यहाँ पे रख दिया, आप इसको अपने समझने के लिए ले सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें यहाँ पे बता रखा है इसको, यही चीज़ पीछे ब्रीफ किए हुए हैं। इसमें पहला है कि साइट का सिलेक्शन, फिर कंडक्टिंग ऑफ EIA, फिर अप्लाई फॉर NOC कैसे होता है। जैसे मान लीजिए हमने एक प्रोजेक्ट लॉन्च करना है, मैं एक इंडस्ट्री लगा रहा हूँ, आलू से सोना बनाने वाली नहीं, आलू से चिप्स बनाने वाली इंडस्ट्री लगा रहा हूँ। तो उसमें क्या हो रहा है कि मुझे एक साइट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। साइट ऐसी जगह ले, ऐसा ना हो कि किसान हमसे बहुत दूर हो, ऐसी जगह साइट लें कि किसान हमारे पास न आ पा रहा हो। ऐसी साइट नहीं लेना चाहिए जहाँ से हमारे को ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हो, ठीक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए। फिर उसके बाद से हमको जब पूरा EIA हो जाता है तब हम NOC के लिए अप्लाई करते हैं, और जब हम NOC के लिए अप्लाई करते हैं फिर स्टेट पब्लिक पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड हियरिंग करती है। पूरे देश में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, दिस इज द मोस्ट करप्टेड पोल्यूशन बोर्ड ऑफ एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो है, इंडिया की जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, ये सबसे करप्ट है। इससे करप्ट कोई ऑर्गेनाइजेशन आप नहीं पाएंगे। हालांकि मैं जानता हूं कि एजुकेशन सिस्टम भी बहुत करप्ट है, पर स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के आगे वो कुछ भी नहीं, जीरो है। फिर इसके बाद से आपको NOC मिलेगा, उसके बाद आपको एक रिव्यूअल कमेटी होगा, फिर जो है सजेशंस आएंगे, प्रोजेक्ट आपका एक्सेप्ट होगा, रिजेक्ट होगा, दो ही चीज़ें होंगी, या यस या नो, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। तो एक सिंपल ये प्रोसीजर का एक लेआउट डायग्राम है आपके लिए। जो मैं टूल ऑफ मेजरमेंट प्रेडिक्शन के लिए बात किया था वो क्या क्या होते हैं, तो एडहॉक मेथड है, ये सारे मेथड्स अलग अलग वीडियोस में चर्चा में होंगे। एडहॉक है, स्केलिंग है, वेइंग है, स्केलिंग एंड वेइंग मेथड है, ओवरलेज, नेटवर्क मेथड, चेकलिस्ट एंड लियोपर्ड मैट्रिक्स मेथड। एडहॉक मेथड पूरा ओवरऑल इन्वेस्टिगेशन के लिए एक एडहॉक मेथड दिया गया, और उसके बाद से सैम्पलिंग एनालिसिस के लिए। फिर स्केलिंग मतलब कि हमको यू शुड हैव टू मेजर दैट। वेइंग मतलब कि वी शुड हैव टू इन्वेस्टिगेट द, जिसको कहते हैं कि आप उसकी डेप्थ को मेज़र कर रहे हैं। डेप्थ को मेज़र मतलब कि उसके प्रोजेक्ट के वेट को मेज़र कर रहे हैं कि वेट कितना है इसका, कितना ज़्यादा ये लायबल है। तो ये पुराने मेथड्स हैं, स्केलिंग वेइंग से पुराने हैं। ओवरलेज मेथड मतलब कि कोई जैसे मैंने हाइड्रो पावर लगाना है तो कोई हाइड्रो पावर का प्रोजेक्ट का मैंने EIA लिया और उसको रख दिया, और उसी अकॉर्डिंग अपने अपने पैरामीटर्स को हमने सेलेक्ट कर लिया। नेटवर्क मेथड है, एक मेथड है जिसमें वो हम 3 स्टेज मेथड है, उसको भी मैं डिस्क्राइब करूँगा। 3 स्टेज मेथड है, और ये 3 स्टेज, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप पे क्लियरेंस हम लेते हुए जाते हैं, माने बारी बारी से एक एक कॉलम को चेक करते हुए चलते हैं। चेकलिस्ट मेथड है, चेकलिस्ट मेथड जैसे कि हमने सारे पैरामीटर्स को ले लिया और मैंने उसको यस टिक 1 पे, टिक 2, टिक करते हुए चलते हैं। चेकलिस्ट को आपको मैं एक और एग्जाम्पल बताऊँ, जैसे आप महीने का राशन लेने जाते हो ना, तो आप पूरा लिख रखते हो, दाल चावल अरहर और ये सारी चीज़ें। फिर जब दुकानदार बोलता है तो आप ये टिक करते हो ना, यस 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 यस, इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट, इट इज़, तो वो चेकलिस्ट कहलाता है। ठीक है, उसी आधार पे अगर हम इन्वायरमेंटल सेक्शन में कोई चीज़ कर रहे हैं तो उस EIA को हम कहते हैं चेकलिस्ट मेथड, उस मेथड को चेकलिस्ट कहते हैं। इसमें सॉयल पैरामीटर्स में pH और नाइट्रेट कंटेंट NPK ये सारे लिखे रहते हैं, बस यू शुड हैव टू टिक इट। जैसे ऑब्जेक्टिव टिक करते हैं, यू शुड हैव टू टिक इट, प्रेजेंट और नोट, डन और नॉट डन। मैट्रिक्स मेथड्स द बेस्ट वन, बिकॉज जो बुर्ज खलीफा है या बुर्ज ललब है, और जो अब वर्ल्ड में बड़े बड़े डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं तो ये मैट्रिक्स मेथड पे हो रहे हैं। मैट्रिक्स मेथड पे मैग्नीट्यूड और इंटेंसिटी दोनों काउंट होती है इसमें। फिर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट स्टेटमेंट जो होता है वो ओवरऑल स्टेटमेंट बनाया जाता है CEQ द्वारा।
फॉर्मुलेटेड होता है। और इस स्टेटमेंट में जो EIA इन्वेस्टिगेशन जितना भी हम करते हैं, जो भी EIA हमने किया, उसको जब हम लिखित फॉर्म में देंगे एक प्रारूप बनाकर, तो उसको हम कहते हैं आपका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट का जो लिखित वर्जन होता है, जो लिखित वर्जन होगा वो स्टेटमेंट कहलाएगा। और स्टेटमेंट और EIA के दौरान किए गए प्रोसीजर की जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसको हम ऑडिट कहते हैं, ऑडिट। अब ये जो आपका स्टेटमेंट है वो क्या क्या चीज़ें कंसीडर करता है। प्रेजेंट एंड एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशन, बेस लाइन कंडीशंस के बारे में, फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल, सोशो इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द साइट की जानकारी इसमें होनी चाहिए। स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन की जानकारी होनी चाहिए। कोई स्टेटमेंट जो कि अनअवॉइडेबल एडवर्स इफेक्ट हो उसका भी आपको इम्प्लीमेंटेशन देखना होगा अपने प्रोजेक्ट में। फिर उसके बाद से जो है प्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिव प्रोग्राम, एक हमेशा अल्टरनेटिव प्रोग्राम आपके पास होना चाहिए। हर डिजास्टर, हर स्टेप का एक अल्टरनेटिव आपके पास होना चाहिए। फिर इसके बाद से रिलेशनशिप बिटवीन शॉर्ट टर्म यूज़ एंड लॉन्ग टर्म यूज़ और एनवायरमेंटल मेंटेनेंस की जानकारी होनी चाहिए। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, याद आया टर्म? अगर आपने मेरे प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था इकोलॉजी में। तो इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन या एनवायरमेंटल रिस्टोरेशन की बात की जाए, डिफॉरेस्टेशन अगर कहीं हुआ है तो उसको रिफॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन किया जाए, तो ऐसे प्रैक्टिसेस को हमको ध्यान में रखना होगा। फिर इवैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, बेनिफिट और कॉस्ट बेनिफिट और नॉट फॉर द सोसाइटी और फॉर द ह्यूमैनिटी। सोसाइटी क्या है? ह्यूमन से बना हुआ एक ग्रुप है, सोसाइटी कहलाता है। स्टेटमेंट जो है वो रेमेडियल मेजर्स के बारे में, एडवर्स इफेक्ट के बारे में वहाँ के लोगों को जानकारी होनी चाहिए, उस प्लांट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। हर एक इंडिविजुअल को वहाँ के इन्फॉर्म होना चाहिए कि आपके गांव में कौन सा प्रोजेक्ट लगा है। वो सारी चीज़ रिटन मैटर में इस स्टेटमेंट में होती हैं। अब जो फॉर्मेट ऑफ EIS होगा वो फॉर्मेट कैसा होगा? ये एक फॉर्म होगा, जैसे आपने हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएशन या एडमिशन का कहीं भी फॉर्म भरते हो ना, उसी तरह एक फॉर्म होता है। उस फॉर्म में ये सारा डिटेल लिखा रहता है, नेम ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ प्रोजेक्ट, टाइप ऑफ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद से आपका प्रोजेक्ट लोकेशन, फिर रिपोर्ट, स्टडी विद डेट, ओवरऑल प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन, इन्वायरमेंटल एनालिसिस, फिर प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कब होगा, फिर इन्वायरमेंटल स्टडी एरिया क्या होगा, EIA टीम में कौन था, EIA के बजट क्या था, मेथोडोलॉजी कौन सी ऑप्ट की गई, चेकलिस्ट की गई, ओवरलेस की गई, मैट्रिक्स की गई, फिर जो है आपका वर्क प्लान क्या था, फिर एग्जिस्टिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थे, बैकग्राउंड एनवायरमेंटल कंडीशंस क्या थे, इन्वायरमेंटल कंसर्न कहाँ से लिया, मैप कहाँ से आपने बेस में लिया। अब तो रिमोट सेंसिंग भी इन्वॉल्व हो गया है इन्वायरमेंटल स्टेटमेंट में और इम्पैक्ट असेसमेंट के लिए भी। फिर उसके बाद से एडवर्स इफेक्ट, पॉजिटिव इफेक्ट को देखा आपने। फिर उसके बाद आपका जो है समराइज़ किया करना पड़ेगा आपको पूरे प्रोजेक्ट का, प्रपोजल का आपको मेज़र का फॉर करेक्शन कोई हो अगर उसमें ऑफ साइट प्रोग्राम के अंतर्गत होगा। फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्रपोज्ड मेजर्स के बारे में जानकारी आपको देनी होगी। फिर इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के बारे में जानकारी आपको देनी होगी। फिर इसके बाद से आपको प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, फिर कंक्लूडिंग रिमार्क्स देना पड़ेगा, फिर फिगर्स और टेबल्स एंड की रेफरेंसेस देने पड़ेंगे। तो ये पूरा एक जो है बुकलेट होता है, जिस बुकलेट के अंतर्गत आपको ये सारा इंटेंट को फुलफिल करना पड़ता है, इंक्लूडिंग लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के साथ आप बताएंगे। डेट बताएंगे तो डेट पूरा मंथ और ईयर के साथ बताएंगे, टाइम बताएंगे तो विद सेकंड बताएंगे, इंक्लूडिंग AM एंड PM। बेनिफिट्स ऑफ EIA बहुत सारे हैं, ये मैंने लिख रखे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया कि जो EIA का जो बेनिफिट है वो सबसे ज़्यादा बेनिफिट सिग्निफिकेंट रोल इसका है कि जो है हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट मिलता है जो कि पूरा का पूरा जो है एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है, और कोलेटरल डैमेज जो होता है वो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, शट आउट कर सकते हैं। और जितना कम कोलेटरल डैमेज होगा किसी भी प्रोजेक्ट में, उतना ही प्रोजेक्ट जो है वायबल होगा। मेरे हिसाब से तो एकदम 100% उसको कोलेटरल डैमेज को मिनिमाइज़ करना ही चाहिए। अगर मैं किसी EIA कमेटी का मेंबर हूँ तो डेफिनेटली जो है उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आपको पहली प्रायोरिटी ही इन्वायरमेंट को आपको देना चाहिए। और जब आप ये EIA प्रोसेस को पूरा का पूरा मॉनिटरिंग को प्रॉपर करोगे तो ही आपका जो है EIA का प्रोसीजर सक्सेसफुल माना जाएगा। तभी आपका जो प्रोडक्ट
जो आप इंडस्ट्री डिज़ाइन की है, जो आपने प्रोड्यूस करना है, उसको ग्रीन लेबलिंग मिलेगी। इको लेबलिंग, इको मार्क, इंडिया का ग्रीन जो है मार्क, जो पीटर पॉट है, मटके का घड़ा ऐसे होता है, मैं आपको दिखा दूँ। इको मार्क का सिंबल इट शुड बी इन कलर ग्रीन एंड यू सी दैट दिस इज़ इको मार्क ऑफ आवर कंट्री। तो अगर ये कहीं पे आपको ऐसे दिख रहा है तो ये इको मार्क है, और ये इको मार्क जो है आपको तब मिलेगा जब आपका प्रोजेक्ट जो है इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा, एफिशिएंट होगा। तो इसके लिए आपको ये जो है अपना बहुत ही प्रॉपर वे में कराना पड़ेगा। आपकी ऑडिटिंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए, आपका स्टेटमेंट बहुत ही जस्टिफाइड होना चाहिए, जेन्युइन एंड जस्टिफाइड। ठीक है। EIA के 3 मेजर नोटिफिकेशन आए हैं। 1994 में तो इम्प्लीमेंट हुआ था ये जनवरी 24 को, और उसके बाद से जो दूसरा है नोटिफिकेशन वो 2006 में आया, और तीसरा नोटिफिकेशन 2020 में आया। और इसको जो है मैं आपको ये तीनों को कंपैरेटिव एक अलग वीडियो में डिस्क्राइब कर दूंगा। और फिर इसके बाद जो मेरा एक स्टेटमेंट EIA को लेकर बना वो ये था कि द कॉन्क्रीट EIA इज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन। जो मैंने टर्म दिया सस्टेनेबल ग्लोबलाइजेशन को, उस टर्म को अगर हम चाहते हैं कि अचीव कर सकें तो वी शुड हैव टू डू अ कॉन्क्रीट EIA स्टडी और इन्वेस्टिगेशन। और थैंक यू वेरी मच। कोई भी क्यूरी रहेगी, मेरा नंबर इसमें है, आप हमें फ़ोन करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सभी बच्चों से अपने अनुरोध करता हूं कि प्लीज़ आप एक बार हमें जो है अपना नंबर मेरे व्हाट्सएप पे भी शेयर कर दें, ताकि जो है मैं आपको कांटेक्ट में कर सकूं, रह सकूं, क्योंकि मेरा फ़ोन जो है वो फॉर्मेट हो गया था गलती से मेरे, और बैकअप मैंने नहीं रखा था। ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, खुश रहिए, पढ़िए। कोई दिक्कत होती है, कोई क्यूरी होती है, आप हमसे बेधड़क पूछ सकते हैं, बिना हिचकिचाए, कोई संकोच की बात नहीं। मैं KNI का टीचर हूँ, ठीक है, इट इज़ माई डिजिग्नेशन, बट मैं टीचर हूँ, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मैं किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी या किसी जगह का इंडिविजुअल टीचर नहीं हूँ, आपका भी टीचर हूँ। अगर आप इंटर कॉलेज में हो तो भी मैं आपका टीचर हूँ, इंटर स्कूल में पढ़ रहे हो, डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हो तो भी, कोई भी आपको टॉपिक्स लगता है प्रॉब्लम तो आप हमसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। इसमें एक वीडियो है ब्लर दिखने वाला, अगर कोई आपको पॉइंट ब्लर दिख रहा है तो आप उस अपने वीडियो को मॉडिफाई कर सकते हो। आई बटन पर के बगल में 3 डॉट होता है, उसको क्लिक करेंगे तो उसमें मॉडिफिकेशन सेगमेंट आ जाता है। हम 480 पिक्सल पर इसको अपलोड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, खुश रहिए।